हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 8वीं की इसकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इसका अध्याय 3 जो कि है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, हम देखेंगे कि इस अध्याय में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न 1 में पूछा गया है कि किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो यह जो व्यवस्था है वह है महालवारी बंदोबस्त। कौन सी व्यवस्था है? महालवारी बंदोबस्त। इसलिए विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था। तो महालवारी व्यवस्था में जो महाल शब्द है उसका अर्थ है ग्राम समूह। क्या अर्थ है? ग्राम समूह। इसलिए उत्तर हमारा हो जाएगा ग्राम समूह। प्रश्न क्रमांक 3 इसमें पूछा गया है कि भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे बंगाल और बिहार। कौन थे? बंगाल और बिहार। प्रश्न क्रमांक 4 इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी। तो ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी 1/3 एकड़। कितनी थी? 1/3 एकड़। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 5 इसमें पूछा गया है कि स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई। तो ये जो व्यवस्था है ये लागू हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। किसके काल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर है। चलिए अब हमें यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें पहला रिक्त स्थान पूछा गया है कि जमींदारों को कृषि भूमि पर खालिस्तान भू राजस्व व्यवस्था में मालिक माना गया। तो ये है रैयत। खालिस्तान नंबर दूसरा है बी नंबर का। इसमें पूछा गया है कि होल्ट मैकेंजी द्वारा खालिस्तान भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई थी। तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवारी भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई थी। खालिस्तान नंबर सी चंपारण आंदोलन खालिस्तान के विरुद्ध हुआ था। तो चंपारण आंदोलन जो हुआ था वह हुआ था नील बागान मालिकों के विरुद्ध। खालिस्तान नंबर टी रैयतवाड़ी व्यवस्था खालिस्तान गवर्नर के समय लागू की गई थी। तो यह जो व्यवस्था है रैयतवाड़ी ये थॉमस मुनरो के समय लागू की गई थी। खालिस्तान नंबर ई दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर खालिस्तान भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। तो दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर लागू की गई महालवारी व्यवस्था भू राजस्व व्यवस्था। चलिए अब यहाँ से हमारे प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 7 इसमें पूछा गया है कि बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दुगना क्यों हो गया था। तो इसमें हम बताएंगे कि बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना इसलिए हो गया था क्योंकि बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई थी। किसको मिल गई थी? बंगाल की जो दीवानी है वो ब्रिटिश शासन को मिल जाने के कारण यहाँ पर वस्तुओं का जो मूल्य है वो कैसा हो गया? दुगना। अर्थात वस्तुओं की कीमतें दुगनी कर दी गई। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8 कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था। तो कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कृषि की स्थिति में सुधार करने, उत्पादन अधिक करवाने और कंपनी की नियमित आय बढ़ाने के लिए लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न क्रमांक 9 कि बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए बंगाल अर्थव्यवस्था जब गहरे संकट में आ गई तो इससे किसानों की खेती चौपट हो गई और कर चुकाने में परेशानी होने लगी और कर ना चुकाने से किसान आत्महत्या करने लगे और किसान भूखमरी का शिकार भी हो गए। तो इस प्रकार से जब बंगाल अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट आया तो किसान बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और वहां पर भूखमरी आने लगी, लोग खाद्यान्न के लिए भी तरसने लगे। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों। तो देखिए अंग्रेज नई राजस्व नीति के तहत ज्यादा लगान
कर किसानों से लेने लगे। अंग्रेज हैं जो जब नई राजस्व नीति लागू की गई तो इसके तहत ब्रिटिश शासन है अंग्रेज लोग ये ज्यादा लगान किसानों से लेने लगे, अर्थात कर ज्यादा लेने लगे। और यदि किसान नहीं चुका पाता था कर तो उनकी जमीन सरकारी घोषित कर दी जाती थी या फिर उस पर नील, चाय, जूट की खेती करने को उन्हें मजबूर किया जाता था, क्योंकि ये व्यावसायिक फसलें हैं और ये इससे किसानों को खाद्यान्न फसलें के लिए परेशानी होती थी और उनको खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। तो इस प्रकार से जो अंग्रेज भारतीय किसानों को परेशान करने लगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। इसमें पूछा गया है कि नील तथा बोर्ड के पौधों में क्या अंतर है, बताइए। तो देखिए, नील का पौधा और बोर्ड का पौधा, तो नील का रंग है जो वो कैसा होता है, नीला, लेकिन बोर्ड के पौधे का रंग होता है बैगनी। बोर्ड का कैसा होता है, रंग बैगनी, और नील है जो वो चमकदार होता है, बोर्ड का रंग बीजान होता है नील की तुलना में। नील उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है, जबकि बोर्ड है जो वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। चलिए, इस प्रकार से आप इनमें अंतर है जो उसको स्पष्ट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12। इसमें पूछा गया है कि नील की खेती के प्रमुख 2 तरीके कौन से थे, हमें ये बताना है। तो इसमें देखिए, नील की खेती के 2 तरीके जो थे वह थे, पहला निजी और दूसरा रैयत पर। नील की खेती 2 प्रकार से की जाती थी उस समय पर ब्रिटिश शासन काल में, और दूसरी रैयत पर, निजी और रैयत पर। निजी तरीके में जो जमीन है वो मालिक स्वयं अपने खेत में नील का उत्पादन करते थे, जबकि रैयत में जमीन भाड़े या ठेकानामा पर लेकर नील की खेती किया करते थे। तो इस प्रकार से आप नील की खेती के 2 तरीके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे। तो नील का व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट ने नील के उत्पादों पर पैसा लगाना शुरू कर दिया था, और कई अफसरों ने नील का कारोबार करना भी शुरू कर दिया था। ये लोग किसानों को पैसा देकर अपनी जमीन पर नील की खेती करवाने लगे। तो इस प्रकार से नील के व्यापार को बढ़ाने के लिए जो अफसर हैं और व्यावसायिक एजेंट, इस प्रकार से ये पैसे देकर नील की खेती करवाने लगे। प्रश्न क्रमांक 14। इसमें पूछा गया है कि महालवारी और रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था। तो देखिए, महालवारी और रैयतवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था, इस व्यवस्था में ग्राम समुदाय सामूहिक रूप से राजस्व का भुगतान सामूहिक उपज के आधार पर करते थे, जबकि रैयतवारी व्यवस्था में किसान सरकार को अपनी उपज के आधार पर भू राजस्व का भुगतान करते थे। महालवारी व्यवस्था में भूमि का मालिकाना हक नहीं होता था, वह सामूहिक होती थी। जो जमीन होती थी वह, उसमें कोई भूमि का मालिकाना हक नहीं होता था, वह सामूहिक सभी लोगों की भूमि होती थी महालवारी व्यवस्था में। और रैयतवारी व्यवस्था में इसमें भूमि का मालिकाना हक किसान का होता था। तो इस प्रकार से महालवारी और रैयतवारी व्यवस्था में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। प्रश्न 15। किसानों को नील की खेती करने में क्या मुख्य समस्याएं आ रही थीं। तो देखिए, किसानों को नील की खेती करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। नील की खेती के लिए इन्हें बड़े बड़े खेत बागानों की आवश्यकता होती थी, परंतु किसानों के पास जो खेत थे वो कैसे थे, छोटे खेत थे, और इन्हें अधिक हल और अधिक बैल की आवश्यकता होती थी, परंतु इनके पास इस प्रकार की सामग्री की या इस प्रकार के संसाधनों की कमी थी। नील की खेती करने के बाद में जमीन की उर्वरक शक्ति थी जो वो कम हो जाती थी, जमीन कम उपजाऊ बचती थी, जिससे अनाज पैदा करने में किसानों को समस्या हो रही थी। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16। अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया, इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, अंग्रेज भारतीयों से अधिक लगान वसूल करके लाभ कमाना चाहते थे, इसलिए व्यावसायिक फसलों के उत्पाद जो हैं वो यूरोपीय देशों में महंगे बिकते थे, इसलिए उन्होंने चाय, जूट और नील की खेती पर जोर दिया। इससे भारतीय जो परंपरागत खेती में जो मोटे अनाजों का उत्पादन होता था वो बंद
हो गया या फिर बिल्कुल ही कम हो गया, और जमीन की उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई और किसान कर्ज के तले दब गए। भुखमरी के हालात आ गए। ऐसी स्थिति बन गई कि किसान हैं जो उनके पास खाद्यान्न की बिल्कुल कमी हो गई और भुखमरी के हालात बन गए। प्रश्न क्रमांक 17, इसमें पूछा गया है कि बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया। तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील खेती से होने वाले नुकसान व जबरन कृषि से परेशान होकर नील की खेती करने से मना कर दिया और भाले, तीर, कमान, तलवार लेकर लोगों ने फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। जिन लोगों से जबरन नील की खेती करने पर हस्ताक्षर करवाए गए थे उनके खिलाफ आंदोलन किया गया और जिसे नील विद्रोह कहा गया। प्रश्न क्रमांक 18, इसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी। तो इसमें हम बता सकते हैं कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील की खेती जो किसान नील की खेती करते थे उनकी दुर्दशा और बदहाली देखने का न्योता दिया और महात्मा गांधी वहां गए और उन्होंने 1917 में महात्मा गांधी ने वहां का दौरा किया और चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर के सारे प्रश्न देख लिए हैं कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, एनी एजुकेशन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।